प्री प्लस मेंस, है ना। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस, और आपको पता भी चला होगा कि सिलेबस में थोड़ा चेंजेस भी होने वाले हैं, ऐसा कुछ जानकारी है? हाँ मैम, आपको पता है सिलेबस चेंज होने वाला है मेंस का? प्री तो वही रहेगा, प्री में कोई चेंज नहीं होने वाला। हो सकता है एक आध सेक्शन और आ जाए, क्योंकि इतना सारा कुछ तो है। और प्री आपको पता ही है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको लिमिटेड चीज पढ़ना होता है, वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में ना। चलिए देख लेते हैं एक बार जो प्रीवियस सिलेबस रहा है अब तक, उसको थोड़ा एक नजर। अभी कोई एग्जाम दिए प्री का एक आध बार? प्रेशर है सब? अच्छी बात। तो आप लोग के लिए कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, पूरा पूरा नया ही रहेगा। बाकी जो प्रीवियस स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या होगा, एक नया चीज रहेगा, चेंज करना होगा, आप लोग उसी को अडॉप्ट करोगे डायरेक्ट। जैसे लास्ट ईयर का जो एक सेकंड, जैसे यहाँ दिख रहा है पिछले बार का है ये। तो यहाँ देखते हैं जो सिलेबस रहा है, पहले पहले प्री का सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद मेंस का सिलेबस, फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने सिलेबस में आ जाएंगे मेन टॉपिक में। जैसे इस बार देखो 238 पोस्ट थे, और भी बड़े भी थे ना पोस्ट। यहाँ से आ गया आपका सिलेबस। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आने वाला है, तो 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो रहता है 2 मार्क्स का होता है। और उसमें और क्या देख पाते हैं आप कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, और स्पेशली ध्यान रखिएगा किसी भी शब्द वाक्य भाषा विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा। कभी कभी डिबेट हो जाता है ना, कभी कभी डिलीमा हो जाता है कि इंग्लिश में अलग लिखा है हिंदी में अलग लिखा है, तो सीजीपीएससी आपका किसको प्रायोरिटी देता है, हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो हिंदी भाषी राज्य में आता है, इस कारण हिंदी को क्या बोला जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। अब इसमें बोला गया है क्या, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या बोला गया है, 1/3। इट मींस अगर कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए होंगे, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बनाए होंगे, और आपके 3 क्वेश्चन गलत है, उसमें से कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 3। तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 3 में मिलने वाले थे 6 नंबर, है ना। तो उसको 2/3 करो, मतलब 1/3 करोगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 3। तो मतलब आपने जो सही बनाए हैं 6 क्वेश्चन वो होंगे 12, और उसमें से गलत करने पड़ेंगे आपको 2 नंबर, क्योंकि 6 क्वेश्चन आप अगर 6 नंबर मिलने थे तो 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो उसमें से माइनस होगा वो। तो यहां देखिएगा सामान्य अध्ययन भाग 1 और सामान्य अध्ययन क्या हो जाएगा, भाग 2। इसमें देखिए क्या, पहले वाले हिस्से में पूरा इंडियन जीएस है, और सेकंड वाले में पूरा छत्तीसगढ़। तो पहले देखिएगा भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, फिर भारत की भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेल, और पर्यावरण। आप में से कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, आप, ठीक है, बस ना। तो ये जो होगा इंडियन हिस्ट्री, फिर इसका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ट्रैक, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, और ये क्या है आपका जो करंट अफेयर होगा एंड स्पोर्ट्स, और क्या रहेगा ईवीएस। फिर उसके बाद सेम चीज छत्तीसगढ़ में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद जो ट्राइब्स हैं वो, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल सेक्शन, फिर उसके बाद जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो, फिर आपका इंडस्ट्री, एनर्जी, जल खनिज, तो ये सब है, मिनरल्स। फिर उसके बाद देखेंगे समसामयिकी, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या है, करंट अफेयर, ये सारा कुछ देखना होगा। बाकी पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 1 जो है पूरा का पूरा जीएस रहता है, डील करेंगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, पेपर नंबर 2 की अगर बात करें तो पेपर नंबर 2 में 4 सेक्शन आप देखेंगे।
एक रहेगा मैथ्स, दूसरा रहेगा रीजनिंग, फिर रहेगा हिंदी और फिर रहेगा छत्तीसगढ़ी। 4 सेक्शन होते हैं और हिंदी और छत्तीसगढ़ी से लगभग 35 क्वेश्चंस के आसपास पूछ लिया जाता है। 65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से आ जाते हैं और 35 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी से आ जाता है। और ये जो पेपर है ये क्या रहता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि आप जो है मिनिमम जो है 33% क्वेश्चन बना लो, सही हो जाने चाहिए, उसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला। बात समझे? आपको उतना नंबर लेकर आना है। अगर मान लो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो परसेंटेज जो होता है 33% हो जाता है। मींस अगर ये 200 नंबर का पेपर है तो आप 66 ले आए, अगर जनरल कैटेगरी से है, यूआर से है तो, और अगर किसी कैटेगरी से है तो केवल 46 नंबर लेकर आना है। अब मेंस वाला ही क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना, इंग्लिश में भी है ये सिलेबस, सेम चीज इंग्लिश में भी है ना। हमको देखना है क्या, मेंस के पेपर। तो मेंस के पेपर अपन एक बार लिखकर डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, पेपर नंबर 1। एक दिन में पहला पेपर हुआ, एक दिन का दूसरा पेपर है जिसमें आपको ए से लिखना है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो होंगे 2 ए से रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, वही लिखा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर 2 क्वेश्चन रहेंगे और फिर जो रहेंगे स्टेट लेवल पे 2 क्वेश्चन, 2 ए से लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद पेपर नंबर 3 हुआ करता है इंडियन हिस्ट्री, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी के क्लास में, पॉलिटी एंड पॉवर्ट, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ये पेपर नंबर 3 हुआ। पेपर नंबर 4 साइंस पूरा का पूरा, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिर इसी में आप पढ़ोगे क्या, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर अच्छे से 10 दिन पढ़ते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाता है। 10 दिन और 10 दिन अगर अच्छे से पढ़े तो 1 महीने में ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, मैथ्स वाला जो आप पहले ही प्री में पढ़ के आए हो वही रहेगा, और कोई चेंज नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत बस चेंज होता है, मेंस के लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है। फिर अप्लाइड एंड व्यवहारिक विज्ञान, ये क्या हो जाता है आपका अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब जो डेली लाइफ में हम डील करते हैं वो होता है अप्लाइड। व्यवहारिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर उसके बाद पेपर नंबर 5 छत्तीसगढ़ और भारत का अर्थव्यवस्था, ये आपको देखना है। फिर भूगोल देखना है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल। पेपर नंबर 6 दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। फिलोसफी के बाद देखेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जो कल्चरल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, वो देखेंगे। फिर कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। फिर देखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भ में जो जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं वो। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल एवं घटनाएं। फिर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था एवं मानव विकास के विकास में उनका अधिकार। तो ये ऐसे करके क्या है, पूरा सिलेबस बना हुआ है। मतलब आपने क्या समझा कि अगर हमको प्री देना है, मतलब अगर हम एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं पीएससी के लिए, तो इसके कुल कितने फेज है, 3 फेज है। फेजेस, ठीक है। सीजीपीएससी में कितने फेज है, 3 फेज। तो पहला है क्या, प्रीलिम्स, प्रारंभिक, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। तो ये है। दूसरा क्या होता है, मुख्य परीक्षा, मेंस। फिर थर्ड है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो ये 3 फेज है। इंटरव्यू पहले ज्यादा मार्क्स का होता था, अब कितना मार्क्स का हो गया है, 100 मार्क्स का हो गया है। मेंस जो होता है वो 1400 मार्क्स का होता है। सारा कैलकुलेशन इसी में, जितना अच्छा आपने मेंस में स्कोर कर लिया उतना आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस है। यहां पर अगर देखते हैं तो प्री जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है। लेकिन मैंने एक कहा था, एक में आपका मेरिट डिसाइड होगा, एक ही आपका क्या होगा, मेरिट डिसाइड करेगा। और सेकंड जो 200 मार्क्स का होने वाला है वो केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता, बस आपको कितने परसेंट लेके आना है, 33%। और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% लेके आना है।
मतलब 200 में आपको 66 लेकर आना है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 46 मार्क्स। मेन आपका ये है पूरा का पूरा जीएस, जनरल स्टडीज, इसी को बोलते हैं सामान्य अध्ययन, इसी को बोलेंगे क्या, सामान्य अध्ययन। तो एक बार देखते हैं कितने फेज में होने वाला है, 3 फेज में, मतलब कितने चरण होते हैं इसके, 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में आपको क्या देना है, मेंस। और आपको तैयारी एकदम कहां से करनी है, किसके लिए करनी है, जो भी टॉपिक आप रेडी करोगे आपको ये ध्यान में रखकर करना है। अगर आप इसको ध्यान में रखकर करेंगे तो प्री वाला आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखो प्री में क्या होता है, जैसे एकदम सिंपल से अगर क्वेश्चन करूं कि अभी जो देख, जैसे अभी अगर मान लो कि एक आध जो अभी करंट का क्वेश्चन पूछे, करंट का क्वेश्चन अब अभी ये पूछ दे कि हाल फिलहाल में कहीं हमने कोई मिसाइल का यूज किया है क्या, या मिसाइल का हमने टेस्टिंग किया है क्या, है ना, कोई मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है क्या, तो उसका नाम पूछ देगा, बस उसका नाम पूछेगा। वही चीज मेंस में जाकर क्या होगा, उसका फंक्शन पूछेगा कि वो किस लिए बना है, किस लिए आया था, किस लिए, जैसे चंद्रयान हुआ था, है ना, लैंडर, रोवर, विक्रम, ये सब आपने सुना होगा एक समय पे। तो वो केवल नाम पूछता, और वो पूछता कि किस से हमने लॉन्च किया है, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम पूछता प्री में। लेकिन मेंस में उसका क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करना क्यों चाहते हैं, उससे क्या जानकारी मिलेगी हमको, वो सारा कुछ कहाँ पूछेगा, मेंस में। और जितना अच्छा आपका मेंस तैयार होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा। इंटरव्यू जो है आपके ओवरव्यू, मतलब जितना भी आपका नॉलेज है उसको देखता है, और दूसरा चीज क्या है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप घबरा तो नहीं रहे हो, उन सबको देखता है वो। बात समझे? तो जितना अच्छा आपका ये तैयार होगा, मतलब आपका जितना नॉलेज कोर अच्छा से रेडी हो जाएगा, उतना अच्छा आप क्या कर पाओगे, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओगे। उसकी भी तैयारी होती है साथ में, है ना, उसकी भी तैयारी आपके साथ में होगी। या जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू जाने वाले रहेंगे, तो उस समय इंटरव्यू में भी हम क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा प्री के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। मेंस के सिलेबस को अभी थोड़ा रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बदलाव होने वाला है। अब मान लो मैं स्ट्रक्चर बताऊं और बाद में वो चेंज हो जाए, है ना, तो हो सकता है फिर आपको याद आएगा सर ऐसे बताए थे लेकिन अब तो चेंज हो गया। तो अभी फिलहाल बस ये सोच लो कि यहाँ पर याद रखेगा कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर हैं, 7। और ईच पेपर जो है, हर पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। और जैसे एमपी में क्या होता है, जैसे एमपीपीएससी से हमारा जो है काफी रिलेशन में है, मतलब सेम वहां पर स्ट्रक्चर चेंज होता, तो यहाँ पर भी, वहां पर भी एसएसबी बना, यहाँ पर भी व्यापम को हटाकर क्या बना दिया गया, एसएसबी बना दिया गया। तो सेम चल रहा है, वहां पर भी मेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। लेकिन वहां पर क्या होता है, एक दिन में एक एग्जाम वाला चल रहा है अभी। और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं मेंस के। मतलब आप 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम दोगे, फिर आपका 1-1.5 घंटे का ब्रेक होगा, है ना, और फिर उसके बाद 2 से 5 बजे तक फिर एग्जाम दोगे। तो सोचो कितना कुछ पढ़ना रहेगा आपको, मतलब समझ में आ रहा है, जिसको हम 1 महीने में पढ़ के खत्म करेंगे, 1 से 1.5 महीने में एक सब्जेक्ट को, वो 2 घंटे बाद आपको एग्जाम होने वाला है। और एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ जुड़ेगा पॉलिटी, पबेट, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, मतलब 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे। लिखना है, ऐसा नहीं कि गोला मार के आना है, आपको पूरा लिखना है, पूरा लर्न होना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा आपको। और हो सकता है कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एनालिसिस करने वाला, ना आपने पढ़ा है तो आपका एनालिसिस, प्रीवियस नॉलेज से एनालिसिस करना आप सीखेंगे, तो वो सब रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी प्री के सिलेबस को थोड़ा सा बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग इसको डील करते हैं। जैसे प्री के अगर एग्जाम की बात करें तो मैंने कहा 2 सेक्शन है आपके, एक है इंडियन जीएस साइड, भारतीय सामान्य अध्ययन, और दूसरा देखेंगे क्या, सीजी, जीएस, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो सबसे पहले देखिएगा, पहले तो 4 पिलर्स आपको डिसाइड करने हैं। एक होता है इतिहास, दूसरा होगा पॉलिटी, तीसरा आपको देखना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और देखना है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ये 4 पिलर है, आप ये मान के चलिएगा। प्री निकालने हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपके परफेक्ट होने चाहिए।
50 या 45 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिएगा इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 टॉपिक से ही 25 क्वेश्चन होंगे। इस बार का कितना गया था कट ऑफ? 97 गया था। कितना गया था? 97 के अराउंड गया था। चलो मान लो 50% गया था 100 मार्क्स। अगर आपके 100 मार्क्स आ गए तो देखो 25 क्वेश्चन तो यहीं से, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 मार्क्स से तो यहीं आ गए। तो जितना अच्छा से ये कोर सब्जेक्ट रहेगा उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन किस में है आप लोग का? साइंस में, कॉमर्स, साइंस, बायो, मैथ्स, बायो, मैथ्स, ठीक। तो मैथ्स एक तरफ मैथ्स अच्छा होगा तो बायो वीक होगा, केमिस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक होगा, फिजिक्स ठीक होगा, कॉमर्स बहुत मेहनत करना है साइंस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, अराउंड 4 to 6 क्वेश्चन इसमें से रहता है। अब वो कैसे रहता है मालूम, अगर हमने अच्छे से पढ़ा है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एकदम सुपरफिशियल, एकदम आराम वाला क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो बनेगा ही नहीं किसी से, ऐसा रहता है इसमें। फिर आपके लिए जो सबसे ज्यादा है ना, साइंस, टेक और प्लस में ईवीएस भी बोल दे रहा हूं ना, अगर मैं ईवीएस को भी इसी में मिला दूं तो ये अराउंड 8 क्वेश्चंस के आसपास बन जाता है। 8 क्वेश्चन के आसपास तो यही बन जाएगा। और इसमें से एक सेक्शन देखेंगे करंट अफेयर, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कौन क्या है, कौन बना है, कहां पर कौन आया है, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है। जैसे अभी कॉमनवेल्थ हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमनवेल्थ से मिलेंगे। और आपके लिए एक अच्छी खबर है क्या, कि यहाँ उड़ान में वीकली आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर। 3 घंटे से 4 घंटे की आपको करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें पूरे एक हफ्ते में जितना भी हुआ रहेगा वो आपको कवर करा दिया जाएगा एक हफ्ते में। तो यूट्यूब में भी है अपने पास, और आप लोग यहाँ ऑफलाइन भी बैठ के उसको देख सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर ये बोला जाता है 6 महीना, लेकिन ये मान के चलिए साल भर का तो करंट अफेयर पूछता है। कई बार तो 1-2 साल पुराना भी पूछ देता है, तो उतने में नहीं घबराना है ना। 5 या 10 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन आपको पुराना वाला पूछेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन जो होगा 6 महीने से साल भर के बीच वाला होगा। तो एकदम बहुत पुराना भी नहीं पूछेगा। और इसमें से ये मान के चलेगा 8 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में मैगजीन और उड़ान का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर करंट अफेयर वीकली आ रहा है, बहुत अच्छे से देखिए। जैसे E20 अभी बहुत चल रहा है न्यूज में, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं E20 के बारे में? क्या होता है E20? नहीं सुने हो? हाँ, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, कि पेट्रोल ले रहे हैं 80% और उसमें 20% हम क्या मिला रहे हैं, है ना, एथेनॉल। वो कहाँ से बन रहा है एथेनॉल? गन्ने, गन्ने की खोई से बन रहा है, धान से बन रहा है, टूटे हुए चावल से बन रहा है, ठीक है। मक्के का जो, क्या बोलते हैं, मक्का बोल रहा हूँ, वो भुट्टे जो हम खाते हैं, तो भुट्टे के खाने के बाद जो बच जाता है अंदर वाला हिस्सा, उससे बना रहे हैं हम एथेनॉल। तो वो सबसे बना रहे हैं एथेनॉल। तो वो क्या है, वो पूछेगा आपसे कहाँ से आया है, कौन सा नॉर्म्स है, कब तक के हमको 30 करना है, कब तक के 85 करना है, फ्लेक्सी फ्यूल कब से आ रहा है। तो वो सारा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे पहले 100% एथेनॉल डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, ब्राजील। ब्राजील जो है 100% एथेनॉल यूज कर रहा है, मतलब वो पेट्रोलियम डाल ही नहीं रहा अपने गाड़ी में, पूरी तरीके से क्या कर रहा है, वो एथेनॉल यूज कर रहा है। तो वैसे सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ये मान के चलिएगा कितने, इधर से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और इधर से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो ये मान के चलिएगा कि आप जितना भी अच्छा तैयारी करें, इधर से आप 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसमें आप नहीं जा सकते। जैसे आप मान लो, जैसे आपके लिए साइंस, साइंस का कोई भी सेक्शन आपके लिए आसान नहीं होगा, है ना। जैसे आप लोग के लिए जो बायो वाले हैं उनके लिए मैथ थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, फिजिक्स पड़ जाता है मान लो, है ना। लेकिन जो ये देखो मैथ्स वाले हैं, तो बायो बनता है क्या? कितना भी आपको पढ़ा दिया जाए बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कोई भी अगर छोटा सा एकदम लास्ट एग्जाम टाइम में पूछते हैं तो हमसे भूला भूला लगता है। तो ये वाला हमेशा हमसे मिस्टेक होने के चांसेस है। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा ये जो कोर सेक्शन है, ये कोर सेक्शन को अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि मेंस में भी एज इट इज यही है, मेंस में भी पूरा पूरा यही रहेगा। हमको थोड़ा सा मेहनत करना है कहाँ, साइंस, टेक और ईवीएस में। ईवीएस ज्यादा आसान है, ईवीएस हमसे बन जाएगा। फिर वही अगर सीजीजीएस की अपन बात करें, ठीक है। अब अगर मैं सेम चीज जैसे सीजी की अगर बात करूं, तो सीजी का भी इतिहास है, हिस्ट्री। सीजी में भी क्या है आपका, ज्योग्राफी है, भूगोल,
यहां भी क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था है, यहां भी आप क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था। यहां आप क्या पढ़ेंगे, प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आप देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पंचायती राज, नगरीय निकाय, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब। फिर हम देखेंगे क्या, ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ठीक, लोक कला, लोक संस्कृति, कल्चर, सीजी कल्चर। तो ये सारा सेक्शन ऐसे होने वाला है। तो जो चीज आप यहां पर पढ़ोगे वही चीज यहां पर पढ़ोगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। भारत के इतिहास मतलब भारतीय स्तर पर देखना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास मतलब रीजनल लेवल पे देखना है। कुछ कुछ जो हमारे जो है नेशनल लेवल के जो डायनेस्टीज हैं, वंश है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, उनके एविडेंस भी आपको कहाँ मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। तो वो सब देखना रहेगा हमको। बात समझ में आई? तो यही सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप जितना अच्छे से इसको पढ़ना है उतने अच्छे से इसको भी पढ़ना है। और यहाँ पर क्या मालूम है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेवल होगा वो 35 से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। और अभी मैंने बोला कि कितने परसेंट अभी थे, अभी लास्ट 2 टाइम से क्या हो गया है, 50% रहा है कट ऑफ, 50%, 92 97 ऐसा कुछ रहा है, उतना ही रहा है, उससे ज्यादा नहीं रहा है। उससे पहले वाले में ज्यादा रहा था, एक समय 140 भी चले गया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एकदम वन लाइनर थे, पढ़ो और आंसर लगाओ, पढ़ो और आंसर लगाओ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 साल से ऐसा हो गया है, मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक तो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, सही गलत भी चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो उसमें क्या होता है, एक तो टाइम टेकिंग भी हो रहा है, प्लस गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जा रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है कि अब नंबर्स जो है वो कम जा रहे हैं। कट ऑफ जो बोलते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो बोलते हैं, है ना, कि भाई 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं और 200 ही पोस्ट है, तो कितने नंबर में हम अगले वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहला फेज तो प्री है, सेकंड वाला क्या है आपका, मेंस। तो वही देखिएगा, तो यहां पर अगर आप 30 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं और यहां पर 35 तक पहुंच रहे हैं, मतलब कितना, 65 क्वेश्चन। अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, 130 अराउंड, 130, इतना आपको जाना ही है। ये मान के चलिएगा, पेपर टफ आए कैसे भी आए वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन जब भी आप टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज भी चालू होता है, टेस्ट अगर देंगे तो हमेशा अपने आप को हायर साइड रखने की कोशिश करना। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कठिन क्वेश्चन आने पर, और सरल क्वेश्चन आया मतलब तो पूरा मारना। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप ये सोच के मार जा रहे हो क्या, कि अगर मान लो इतना बना देते इतने में हो जाएगा सिलेक्शन, तो कई बार क्या होता है 4-5 क्वेश्चन हम ही गलती कर डालते हैं, उस समय एट प्रेजेंट हमको पता नहीं होता। हालांकि आप धीरे धीरे करके सीखोगे। ये क्या होता है, जब आप एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, और टेस्ट में अपने मार्क्स को एनालिसिस करोगे ना, तब जाकर वो सीखोगे कि मैंने बोल दिया 80 क्वेश्चन मारना है तो मेरे पे भरोसा मत करो। आप जब उस फील्ड में रहोगे और जब आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, टेस्ट दोगे, तब बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे। बात समझ में आई? ठीक। अब हम क्या देखने वाले हैं, मेंस और प्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सेक्शन, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। लेखनी, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच है ना, ये प्री प्लस मेंस का बैच है। चलो, समझ में आया? अब ये बताइएगा, इतिहास को पढ़ना है ना, इतिहास को स्टडी करना है, तो किस बेसिस पे हम इतिहास को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं? 2 आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ एविडेंस। तो 2 टाइप के एविडेंस होते हैं, 2 प्रकार के साक्ष्य। कौन कौन से साक्ष्य हो सकते हैं? इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य की जरूरत होती है, 2 टाइप के एविडेंस चाहिए। एविडेंस, तो 2 टाइप के एविडेंस मतलब क्या हो जाता है, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है क्या, पुरातात्विक साक्ष्य। आर्कियोलॉजिकल
एविडेंस और दूसरा होता है लिखित साक्ष्य या लिटरेचर, रिटन एविडेंस। एक होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा होता है आपका रिटन एविडेंस। अब ये बताओ पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हो जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हो जाएगा? किसमें? सही बोल रहा हूँ, बताओ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वो भी सही है। जैसे मान लो आप एक्सकवेशन हुआ कहीं पर, खुदाई हुआ कहीं पर, सपोज करो ये रतनपुर में कितने सारे मंदिर मिले हैं हमको, है ना? मूर्ति, जैसे मल्हार जाते हैं तो मल्हार में जो आपका शिव मंदिर मिला हुआ है ना? तो पता चलता है वो तो मिट्टी का पूरा ढेर था। फिर क्या होता है कि वहां के जो सरपंच थे, मतलब जो थे व्यक्ति, उन्होंने बोला कि यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनवाने के लिए उस मिट्टी को उठाने लगे तो पता चला अंदर में तो पहले से मंदिर है। तो वो क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएगा। जितने भी हमारे एंशिएंट टाइप के टेम्पल्स हैं, मंदिर है वो। फिर जैसे खेत में कई बार हल चल रहा, हल चलते हुए पता चलता है अंदर में तो मिट्टी के बर्तन है बहुत सारे, तो वो निकाला गया, तो उससे पता चल रहा वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो इसमें इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या जाता है? जितने भी पॉटरीज थे, बर्तन थे, बर्तन, सिक्के, है ना, कॉइन्स, पॉटरीज, कॉइन्स, इवन आपके जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, है ना, पॉटरीज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, स्मारक, मोनोमेंट्स, मोनोमेंट्स, जैसे आपका कुतुब मीनार हो गया, वो भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, ऐतिहासिक हिस्सा है, मोनोमेंट्स। लिटरेचर में देखते हैं तो क्या हो जाता है? एक तो आ जाता है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट। धार्मिक ग्रंथ में क्या आ जाएगा? वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब सारे क्या हो जाएंगे? हमारे धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे, रिलीजियस टेक्स्ट। फिर आ जाएगा क्या? नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस। तो नॉन रिलीजियस में जैसे एक है चाणक्य, नाम सुना है क्या? चाणक्य ने बुक लिखी कौन सी? अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, है ना? तो ये बुक लिखी थी और इस बुक में ना धर्म के बारे में नहीं बताया गया, शासन प्रशासन कैसे करना है वो बताया गया था। जैसे इसमें हम लोग दो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, दो सिद्धांत पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कौन सा? सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी। और एक होता है मंडल थ्योरी, मंडल सिद्धांत। जैसे कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि दोस्त, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, ऐसा कहीं सुना है? कहीं कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना, है ना? दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता है। तो ये वाला जो एक्चुअल में लाइन है, वो आज से 2500 साल पहले चाणक्य के इसी मंडल सिद्धांत में बोला गया है कि जो भी हमारा शत्रु है, पड़ोसी, वो हमारा 100% शत्रु ही रहेगा और उसका जो पड़ोसी होगा वो उसका शत्रु होगा। तो हमारे लिए वो हमारे दोस्त के समान है। जैसे अगर मैं इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, जैसे पता तो चल रहा है ना कौन सा देश है, ठीक है? फिर यहां पर हमारा एक अच्छा दोस्त, दोस्त है कि नहीं? पड़ोसी नहीं, जो भी पड़ोसी होगा वो क्या होगा? हमारा स्वाभाविक रूप से, नेचुरली वो हमारा क्या होगा? एनिमी होगा, ये बोला गया। और इसका जो पड़ोसी होगा, यहाँ पर अभी यहाँ पर कौन है? तालिबान। कहाँ, कौन सा कंट्री है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है ना? अफगानिस्तान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं थ्योरी आज भी काम करता है कि ये हमारा पड़ोसी, ये हमारा दुश्मन, और ये दोनों आपस में पड़ोसी, और ये पड़ोसी कैसे होंगे? दुश्मन होंगे। तो ये दुश्मन, ये हमारा दुश्मन है और इसका दुश्मन ये है। तो ये दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या बन जाता है? दोस्त। तो ये लाइन ना यहां से पता चलेगा आपको। तो इसलिए हमको गैर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, है ना, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है? जो भी हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, विदेशी यात्री, कौन आए हैं? विदेशी यात्री। तो इन विदेशी यात्रियों के, फॉरेन ट्रेवलर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपने सुना होगा फाहियान आए, फाहियान सबसे पहले आते हैं भारत में, मेगास्थनीज। सबसे पहले जो ट्रेवलर आते हैं वो आते हैं मेगास्थनीज, और उनकी बुक का नाम हमें पता है इंडिका। नाम ही रखा उन्होंने क्या? इंडिका। तो उस इंडिका में मौर्यंस के बारे में बताया गया कि मौर्य राजा कैसे हुआ करते थे, मौर्य जो
एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो कैसे होता था, वो सबके बारे में पता चलता है। दूसरा चीज, आपने एक नाम सुना होगा चीनी यात्री, अभी नहीं सुने होंगे, मतलब पहली बार पढ़ रहे होंगे तो। वेनसांग करके एक चीनी यात्री है, इब्न बतूता करके एक आते हैं। तो वेनसांग को बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर। तो क्या होता है कि एक तो एंशिएंट टाइम में अगर बोला जाता है वो प्रिंस कौन है, ट्रेवलर प्रिंस, तो वो वेनसांग को बोलते हैं। और मिडाइवल हिस्ट्री में जब जाएंगे तो उसमें आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता का काम ही क्या होता है, घूमते रहना। ठीक है, तो उनके ऊपर एक बॉलीवुड में गाना भी बना, सुने हो, इब्न बतूता बगल में जूता, ऐसा कुछ, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना नहीं, आज से 10 साल पहले पुराना होगा, उतना ज्यादा पुराना नहीं है। तो गाना भी बन गया। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, वैसे ही क्या है, बगल में जूता है, तुरंत उनका मन करेगा पहनेंगे और निकल पड़ेंगे, वैसा। तो हमको ये सारा कुछ पढ़ना है। तो रिटन एविडेंस ये है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये है ना। अब सिक्के से देखो, हर एक चीज से हमको समझ में आता है। जैसे ना, हमने देखा पॉटरीज के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे फाइन हो रहा है, मिट्टी जो है वो फाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा, कॉइन्स, पहले आए क्या, पंचमार्क कॉइन, मस्त मेटल को पिघलाए, पिघलाने के बाद उसको जमीन में रखे, जमीन में रखने के बाद उसको क्या किया, कट किए, और जो भी डिजाइन बनाना था ठोक ठोक के बना दिए, तो बन गया पंचमार्क कॉइन। आहत सिक्के बोला गया। अब ये तो हमने आहत सिक्के बता दिए। अब क्या हुआ, सिक्कों के डिजाइन में धीरे धीरे चेंज आने लगा। अब क्या हुआ, राजा महाराजा किसके सिक्के बनाने लगे, तो सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन बने। फिर उसके बाद क्या बने, चांदी के सिक्के बने। फिर किसके सिक्के बने, चांदी के। तो ये बताता है प्रोस्पेरिटी को, मतलब वो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अगर सोने के सिक्के चल रहे मतलब उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, है ना। तो उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि यार सोने के सिक्के चल रहे मतलब तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। और चांदी के सिक्के चले, फिर तांबे के सिक्के चले, मतलब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिकल स्टेटस में क्या आ रहा है, डिक्लाइनेशन आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है ना। और वैसे ही क्या है, आप जैसे मान लो ऐसा लिखा है, ओम नमः शिवाय लिखा है, नमः शिवाय। जैसे कलचुरी शासक आप पढ़ोगे, उनके सिक्कों के ताम्र पत्रों पे, कॉपर प्लेट्स पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मतलब पूरे के पूरे जो कलचुरी डायनेस्टी हम छत्तीसगढ़ में जो पढ़ेंगे, है ना, और यहाँ तो गढ़ था कलचुरियों का, रतनपुर, तो आपको पता चलेगा कि उनके ताम्र पत्र में तो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मतलब जहां जहां भी वो शासक गए, या तो शिव मंदिर बनाएंगे या तो माता का मंदिर बनाएंगे। जैसे आप देखो, रतनपुर में माता का मंदिर बना है, कोसगई में माता का मंदिर बना हुआ है, चंद्रपुर में माता का मंदिर बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, माता को और शिव जी को दोनों को मानते थे। तो ऐसा अगर मिलेगा सिक्के पर, नंदी का, त्रिशूल का, चक्र बना हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, अलग अलग। ठीक है। फिर अभिलेख, अभिलेख में क्या पता चलता है कि वो कौन सा स्क्रिप्ट का यूज करते थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, है ना। स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है, स्क्रिप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपि, और भाषा, लैंग्वेज, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि कौन सी लिपि चली, कौन सी भाषा चला, ये सब हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर स्मारक, अब स्मारक की अगर मैं बात करूं तो एंशंट हमको कहाँ से मिलता है, एक तो सिंधु घाटी से मिलता है, इंडस वैली से मिलता है। और सिंधु घाटी में कुछ आपको याद हो ना हो, बृहद स्नानागार, है ना, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो सुने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब। तो हमको वो याद आता है कि यार वो तो बड़ा सा स्नानागार बनाया था उन्होंने नहाने के लिए, तो ऐसा कुछ, तो वहां से मोनूमेंट चालू हो जाता है। फिर आप आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, फिर आगे आपको क्या मिलेगा, किले जो बने हैं, है ना। जैसे अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, है ना। उसी में आपको क्या मिलता है, एक तो सिंह, जो लॉयन, लॉयन हेड मिलता है, वो पता चला। दूसरा क्या, उसमें चक्र मिला है ना, जो सर्कल है वो चक्र मिला। तो चक्र क्या बताता है, फिर चक्र को हमने अपने किस में, अभी आपने इंडिपेंडेंस डे बनाया है, तो उसमें क्या है, फ्लैग में हमने बनाया हुआ है अशोक चक्र। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें टैगलाइन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, तो भारत का वो क्या है, टैगलाइन है इंडिया का, सत्यमेव जयते, सुने हो ना, है ना। तो वो सब कुछ हमने ऐसा देखना है, पूरा हिस्ट्री को इस टाइप का समझना है। ठीक है। तो हिस्ट्री को अगर समझना है तो कितने एविडेंस की बेसिस पे समझना है, टू टाइप ऑफ एविडेंस होना चाहिए, दो प्रकार के साक्ष्य होना चाहिए। कैसा साक्ष्य होना चाहिए, पुरातात्विक, और दूसरा होना चाहिए लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस होने चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इतिहास को मैं और देखते हैं, इतिहास को और कैसे बांट सकते। अब क्या होता है, इसी एविडेंस के बेसिस पे
हमने क्या किया, इतिहास को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। 3 मेजर पार्ट कौन कौन सा हो सकता है? 3 मुख्य भाग कौन कौन सकता है भारत इतिहास के? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। नहीं, उससे पहले भी एक डिवीजन होता है, फिर प्राचीन, मध्य और आधुनिक पे आएंगे ना अपन। जैसे एक होता है क्या, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, तो ये होता है क्या, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। फिर आता है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या रहेगा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और एक होता है क्या, प्रागैतिहासिक काल, और एक होगा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक या पीरियोडिक हिस्ट्री बोल देते हैं। तो कैसे इसको हमने डिवाइड किया है वो समझिएगा। कैसे इसको हमने डिवाइड किया है, तो एक होता है क्या, पुरातात्विक साक्ष्य, है ना, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो यहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको मिला। क्या मिला, यहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। तो पूरा तात्विक साक्ष्य और ए से क्या है, आर्कियोलॉजिकल। तो यहां से हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला। यहां से हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला, मिला ही नहीं। तो हमने ऐसे टाइम पीरियड को जहां से हमको केवल और केवल क्या मिले, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, कोई भी रिटन एविडेंस मिला ही नहीं, मतलब डेवलप ही नहीं हुआ था, रिटन स्क्रिप्ट डेवलप ही नहीं हुए थे। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, सॉरी प्रागैतिहासिक काल। और इस प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर हमको केवल क्या मिले, पत्थरों के औजार मिले, टूल्स मिले, है ना। क्या मिले यहां से, टूल्स मिले, स्टोन टूल्स मिले। अब इसके बाद देखते हैं, ये वो समय है जहां से क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमको यहां से मिला। और इवन ये क्या हुआ, रिटन एविडेंस की अगर बात करें तो वो भी मिला। लेकिन आज तक रिटन एविडेंस जो है रीड नहीं किए गए हैं, पढ़ा नहीं गया है, रीड नहीं कर पाए हैं। बात समझ में आई? मतलब उनको लिखना आता था, उनके पास थी उनकी स्क्रिप्ट, लेकिन आज तक हम उनके स्क्रिप्ट को, लिखावट को समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। क्योंकि इनके जो स्क्रिप्ट थे, उनके जो लिखावट थी, वो चित्र आधारित थी, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे। जैसे ऐसा नहीं था, अल्फाबेट्स नहीं बना होता था, क्या बना होता था, चित्र बना होता था। मछली का चित्र बना हुआ है, ओ यू बना हुआ है, ओ बना हुआ है, कुछ कुछ बना होता था। देखेंगे आगे। तो ऐसा टाइम पीरियड जहां से क्या मिलता है आपको, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, बट रिटन एविडेंस मिला है, लेकिन रिटन एविडेंस आज तक रीड नहीं कर पाए हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका, आद्य ऐतिहासिक। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, अब आप ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से मेटल का यूज करते थे, थोड़ा बहुत नॉलेज में होगा तो बताओ। सब बताएंगे टाइम पीरियड ना। ठीक है, तांबा का यूज करते थे। लेकिन इसको ना कोई और टाइम पीरियड, मतलब कोई ना स्पेसिफिक नाम दिया जाता है मेटल के नाम पे। तांबा तो ठीक है, ताम्र पाषाण काल में तो आता है। लेकिन ना इन्होंने ना तांबे में, कॉपर में कुछ मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाना भी सीख लिया था इन्होंने। एक अलॉय बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब वो जब स्पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें थर्ड जो प्राइज होता है, उसको बोलते हैं वो प्राइज। पहले होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर, थर्ड क्या होता है, कांस्य, ब्रॉन्ज बोलते हैं, है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य मिला है करके। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये कैसा है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज बनता कैसे है, तो कॉपर प्लस टीन से।
ऐसा ही है ना, सिंबल Cu कॉपर और Sn क्या होता है, टीन का, सही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस समय इतने इंटेलिजेंट हो गए थे कि इन्होंने दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर एक नया मतलब प्रोपोर्शन में मिलाया और एक नया ही मेटल बना लिया। और वो सोचो ब्रॉन्ज जो है, कांसा जो है, आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। पहले के लोग पहले कांसे के बर्तन में ही पानी पिया जाता था, है ना, एल्कलाइन वाटर बना देता था वो, मतलब वो इतना प्योर हो जाता था, पानी प्योर हो जाता था। आज भी पीते हैं लेकिन हम लोग तो स्टील के बोतल में लेके आते हैं, मिल्टन का चाहिए तो ये चाहिए, प्लास्टिक के बोतल में पी रहे हैं, है ना। पहले के लोग क्या होते थे, सिक्के जो होते थे उसको कहाँ डालते थे, नदी में डालते थे। अब वो सिक्के जो होते थे सोने चांदी और ब्रॉन्ज के होते थे, तो वो क्या करता था, प्योर करता था वाटर को। लेकिन बाद में फिर वो कल्चर आ गया, नदी देखना तो एक सिक्का निकालेंगे, लोहे का सिक्का, और पानी में डालते हैं, वो गलत, वो उससे खराब हो रहा है पानी, ठीक है। तो ये क्या था, प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब है कि इन्होंने कोई और मेटल पहले ढूंढा और फिर जाकर उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया होगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में एक और ट्रांजिशन टाइम है ना, परिवर्तन काल। अब परिवर्तन काल में आप पढ़ते हो क्या, कि ऐसा टाइम पीरियड जहां पर इन्होंने क्या ढूंढा, एक नया मेटल ढूंढा, और नया मेटल कौन सा था, तांबा। तो उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। मतलब पाषाण यूज कर ही रहे थे, लेकिन एक नया मेटल इनको मिल गया, पहला मेटल। तो ह्यूमंस के द्वारा पहला जो मेटल यूज किया गया था वो है कॉपर। तो कॉपर एज, या इसको बोलते हैं चार्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। कॉपर एज लिखो अभी समझने के लिए, कॉपर एज, कॉपर एज। तो इनके बीच का ट्रांजिशन टाइम है। वैसे ही अगर मान लो ये अलग टाइम पढ़ते हैं, कौन सा टाइम पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है आज का ना, दंतेश्वरी। हाँ, तो ये देखो, ये जब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में आप दो चीजें देखेंगे, फिर पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला ही मिला, और यहां से क्या मिला आपको, लिखित साक्ष्य भी मिला, रिटन एविडेंस भी मिला। और रिटन एविडेंस को हम क्या कर पाए हैं, पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा भी गया है, रीड भी कर लिए हैं आप इसको, क्या कर लिए हैं आपको, रीड भी कर लिए हैं। तो यहीं से आप क्या देखते हो, आपका जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहां से कहां तक चलता है, तो महाजनपद काल ले लेते हैं, महाजनपद। तो ये महाजनपद जो एरा है, महाजनपदा बोलते हैं। महाजनपद से आज करंट टाइम तक देखते हैं हम, प्रेजेंट टाइम तक। क्यों, क्योंकि आज भी जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ पा रहे हैं, हमने घर बनाया, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बनेगा कल के रोज, है ना। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टाइम तक। अब लेकिन हमारा जो प्रेजेंट टाइम, अब मेरे ख्याल से अब जो चेंज करेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट मतलब जब पोस्ट इंडिपेंडेंट नहीं था आपके इंडियन हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला टॉपिक नहीं था। मतलब 1857 भारत आजाद हुआ, हमने यूनिफिकेशन ऑफ क्या किया, जितने भी रियासतें थी उसको हमने यूनिफाइड किया, सभी रियासतों को जोड़ा, और जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष बोला गया इस कारण उनको, भारत का बिस्मार्क बोला गया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है, तो ये जो है वो भारत की आजादी तक जाकर खत्म हो जाता था। लेकिन अब जो सिलेबस चेंज होगा ना, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट रहेगा ही रहेगा। उसमें अपने को क्या पढ़ना रहेगा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने वॉर्स हुए, है ना, कौन कौन सी ट्रीटी हुई। जैसे अभी इंडस वैली, इंडस ट्रीटी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, 1960 में हुआ था। 80% अपन यूज करेंगे, 20% वो रखेंगे। तो हमने वो ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दिया है। पिछले साल हुआ था ना पहलगाम, याद है, पहलगाम में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था, कुछ याद है। उसके बाद हमने इंडस वाटर जो ट्रीटी थी वो हमने सस्पेंड कर दिया, कि हम नहीं देंगे पानी, हम डैम बना देंगे बोल रहे हैं अपन। तो पाकिस्तान में पानी जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक। तो वो सारा कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा, तो रहेगा। अब वो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से वहां पर मैनेज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी क्या है, ट्रांजिशन टाइम है। और उस ट्रांजिशन टाइम में हमको क्या पढ़ना है, वैदिक एरा, वैदिक वैदिक टाइम पढ़ना है।
तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन टाइम क्या है? वैदिक एरा। ठीक है। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर आपको क्या बताना हो, हिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो कि क्या है हिस्ट्री, तो क्या बोलेंगे कि सर किसके अकॉर्डिंगली हम हिस्ट्री को पढ़े? देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो सब जगह है, हम किसको बेस बनाएंगे? जो लिटरेचर है, जो स्क्रिप्ट है उनका, राइटिंग स्टाइल है, उनको बेस बनाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं? लिपि के विकास के आधार पर, लिपि के विकास के आधार पर अतीत में ही घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना। अतीत में जो भी घटनाएं हुए हैं उनका क्या करना? क्रमबद्ध अध्ययन करना। हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इवेंट दैट हैपन इन पास्ट बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट या बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। लिखो एक परिभाषा, परिभाषा लिखिएगा इतिहास की परिभाषा। हाँ ठीक, हाँ लिखिएगा, हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, आप लोग लिखो, लिपि के विकास के आधार पर, लिपि के विकास के आधार पर अतीत में हुई घटनाओं का, विकास के आधार पर अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। हाँ उसी को ही कवर करेंगे, मेन उसी को कवर करना है, जो न्यू सिलेबस आएगा उसी को कवर करना है। कहां तक लिखे हैं? स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, हैपेंड इन द पास्ट based on the development of scripts, based on the development of scripts। हुआ? ठीक, चलो अब अगर मान लो मुझे इसको डिफाइन करना हुआ, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला प्रागैतिहासिक काल, तो क्या बोलना पड़ेगा? ठीक है, फिर से लाइव वालों को थोड़ा दिक्कत हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल सा है ना। लिपि के विकास के आधार पर, लिपि के विकास के आधार पर अतीत में हुई, ये अतीत में हुआ, लिपि के विकास के आधार पर अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, सेम अब आपको ध्यान में रखना है कि हाँ लिपि का विकास हुआ, उसके आधार पर अतीत में हुई घटनाएं हैं, उनका हमको क्रमबद्ध क्या करना है? अध्ययन करना है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विच इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स। ओके, अब चलो ये बताओ कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, इसको कैसे मैं डिफाइन करूं? क्या बोल सकते हो बताओ? वही है ना, वही प्री है, वही मेन से ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। देखो इतिहास का पार्ट है कि नहीं? हिस्ट्री का पार्ट है या वाला है, तो ये पूरा हिस्ट्री, लेकिन इतिहास का एक क्या है? पार्ट। तो मैं ये बोलूंगा इतिहास का वह काल या वह भाग जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। मतलब बताओ मैंने अलग से कुछ अलग बोला क्या? नहीं, ये जो चीज है यही आपका मेंस भी रहेगा। प्री में इतना ही बनाकर आपको समझना है, अच्छा आर्कियोलॉजिकल है, रिटन एविडेंस नहीं है, क्या पढ़ना है? स्टोन एज पढ़ना है। ठीक है, लिखिएगा डेफिनेशन, लिखे डिफाइन, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। ठीक, एक बार बोल रहा हूं, आप लोग को लिखना है ना, इतिहास का वह समय, पहले सुन लीजिएगा ना, आप ही लोग को लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा उसको। इतिहास का वह समय जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है या लिखित प्रमाण का अभाव होता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इतना लिखो आप लोग। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल, the period of history in which archaeological evidence is available, but written evidence is absent।
कहाँ तक लिखे? एब्सेंट लिखे, इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक एज। हियर वी स्टडी अंडर दिस स्टोन एज या स्टोन एज इज, हाँ एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टोन एज इज स्टडीड अंडर दिस पीरियड, स्टोन एज इज स्टडीड अंडर दिस पीरियड। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। हो गया? अब चलो, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को लिखना है। लिख लेंगे, परिभाषित कर लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ पुरातत्व मतलब ये प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज दोनों को आपको लिखना है 2 मार्क्स में। ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना अभी, ये 2 मार्क्स का, सेम चीज आपको 2 मार्क्स में और लिखना है। सेम वही कहानी होगी, इतिहास का वह भाग जहां से या इतिहास का वह समय जहां से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो है अब तक पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। चलो, अब अगर इसको लिखना होगा तो क्या होगा? सेम जैसा आपने पहले वाला स्टार्ट किया था वैसे ही। कैसे स्टार्ट करेंगे? द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन एविडेंस वर फाउंड बट रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट येट बी क्या बोलना चाहिए, डिकोडेड। ठीक, डिकोडेड, इट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्रिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन is studied under this period. है ना, पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु प्राप्त लिखित साक्ष्यों को अब तक पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया है या पढ़े नहीं गए हैं। पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु प्राप्त लिखित साक्ष्य अब तक पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह क्या लिखे बताओ? हाँ, yet, हाँ, ठीक। उसमें एक चीज मिसिंग हो गया ना कि नॉट डिकोडेड येट, है ना। इस दिस पीरियड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक एज, है ना। अंडर दिस पीरियड वी स्टडीड इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। वो सही है, वो बीच का बस मिसिंग है। ठीक है, वो आ जाएगा। आप लोग लिखे, बताओ, पढ़ो। इतिहास का वह समय जहाँ पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अभी तक नहीं पढ़ा गया है, अध्ययन नहीं, नहीं पढ़ा गया है, बस ये लिखना है ना। अध्ययन की जगह पढ़ा नहीं गया है या पढ़ा नहीं जा सका है, बस उतना लिखना। फिर आगे आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त
हाँ बस ठीक, अब भी वही लिखें, सेम है, क्लियर है, ठीक। अगर मुझे ये हिस्टोरिक एज को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, सेम, आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन एविडेंस बोथ आर फाउंड एंड जो रिटन एविडेंस है डिकोडेड, ठीक, इज कॉल्ड historic age, and here we study the historical period of Mahajanpad to present time, ठीक? महाजनपद एरा टू प्रेजेंट टाइम, इसको आप लोग लिख के आएंगे ना, हो जाएगा ये लिख के, इसको आप लोग लिखना। तो इतिहास का वह समय जहां से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम महाजनपद काल से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना मुझे कल लिख के आना। फिर कल हम लोग कहाँ से चालू करेंगे कि जो बोलना था ना, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल क्यों बोले, तो उसको भी समझ जाते हैं कि हमने एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये जो है ना, ये जब आप टाइम सर्कल पढ़ते हो, जैसे अभी हम लोग कहाँ पर है, 2026 ईस्वी लिखते हैं ना, या एडी बोलते हैं, या सीई बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। अब 2026 साल पहले जाएंगे तो जीरो हो रहा होगा, मान लेते हैं, क्या रहा होगा, जीरो। लेकिन क्या इससे पहले कोई दुनिया नहीं रही होगी, लोग नहीं रहे होंगे, रहे होंगे ना, रहे होंगे। लेकिन ये जो हमने लिया है, ये क्या है, एक प्रकार का कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसमें पोप गैगरी जो थे 17th सेंचुरी में आते हैं और वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब रहा होगा वाला। तो उनके अनुसार क्या था, वो 1700 साल पहले जाते हैं, बोलते हैं ये वो समय था जब ईसा मसीह थे। तो वहां से उन्होंने कैलेंडर बना दिया और उस कैलेंडर को पूरे विश्व में फॉलो करें। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था, कोई भी महाद्वीप नहीं था जहां पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया है। जहां जहां गए अपना कैलेंडर लेके चले गए और उस कैलेंडर को हम लोग भी क्या कर लिए, फॉलो कर लिए। तो हम सब जगह उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। बस अपने 30 त्योहार के लिए हम क्या करते हैं, पंचांग देखते हैं, है ना, कौन सा, शक कैलेंडर देखते हैं। शक जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, ठीक है। तो इधर वाले जैसे इधर आया 100 ईस्वी, यहाँ आएगा 500 ईस्वी, यहाँ आ जाएगा 1000 ईस्वी, तो एडी आएगा ना। और इधर क्या होगा, जैसे 100 ईसा पूर्व बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 200 ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, क्या बोलते हैं, बीसी लिखा रहता है। जैसे सेम है, जैसे आप स्कूल टाइम में एक्स और वाई एक्सिस के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ 0, इधर क्या आएगा -1 -2 -3, ये वैसा ही है, लेकिन वो माइनस ना होकर क्या लिखना पड़ता है अपने को, ईसा पूर्व। तो हमने क्या किया है, टाइम पीरियड बनाया हुआ है, कुछ कुछ बेंचमार्क बनाया हुआ है, जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं वो, जैसे इंडियन हिस्ट्री में 712 एडी ईस्वी, तो इधर क्या हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण हुआ है भारत में, सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सबसे बड़े जो रूलर थे, इस्लामिक रूलर, ठीक है, कौन थे, औरंगजेब। तो औरंगजेब का जैसे ही डेथ होता है उसके बाद से हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इधर वाला जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम, तो जब हमारे हिस्ट्री में जब चेंजेस आते हैं, कासिम, है ना, जब हमारे हिस्ट्री में चेंजेस आएंगे, अलग बहुत ज्यादा चेंज, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कासिम ना। तो यहाँ पर इधर वाला क्या आएगा, प्राचीन, ये क्या बोलेंगे इसको, प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री, क्या बोलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बोलेंगे। इधर वाला क्या होगा, मध्य भारत का, मिडाइवल हिस्ट्री, ये औरंगजेब। और इधर वाला क्या होता है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये ऐसा बनता है। तो किसी भी जगह के इतिहास को पढ़ने के लिए वहां पर जो, ठीक, वैदिक काल से लेना ना, वैदिक काल से लेकर करंट सिचुएशन तक। हाँ, अब देखो, अब देखो, इतिहास पढ़ने का एक तो ये है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, पीरियोडिक हिस्ट्री। लेकिन किसी भी भारत, जैसे भारत की अगर बात किया जाए, तो भारत में आपको देखना है कि इतना जो लंबा हिस्ट्री है, इसमें कहां पर चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस। तो एक मेजर चेंजेस यहाँ दिखता है, एक मेजर चेंजेस यहाँ दिखता है। तो इधर वाला क्या हो जाता है, प्राचीन, इधर वाला मध्य, इधर वाला क्या हो जाता है, आधुनिक। हो सकता है नेपाल के लिए अलग हो सकता है बांग्लादेश के लिए अलग हो सकता है अमेरिका के लिए अलग हो। सब देश के लिए ये जो इंसिडेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो जैसे हमने 712 लिए है, 1707 लिए है, तो हो सकता है अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो, एंशिएंट अलग हो, मिडाइवल अलग हो, मॉडर्न अलग हो। बाकी ये जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया, ये जो बोलने का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, ठीक है।
कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री बोल रहा हूँ, प्री हिस्ट्री, स्टोन एज। ठीक है।